आदाब नाजरीन, दो रुख प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामले जिसको देखते हुए पूरी रियासतों में, मुल्क की तकरीबन रियासतों में अपने हिसाब से कोरोना गाइडलाइंस को लगाया गया है। मुल्क में कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मुख्तलिफ रियासतों में मौजूदा कोविड से मुताल्लिक पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सिफारिश को एलजी अनिल बिजल ने मुस्तरद कर दिया। तो दिल्ली में नाफिज वीकेंड कर्फ्यू, बाजारों में ऑड इवन फार्मूला खत्म करने का फैसला लिया जा रहा था, तो वहीं कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने रियासत से वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया है और अब सिर्फ रात का कर्फ्यू रहेगा। वहीं केरला हुकूमत ने इतवार को लॉकडाउन का हुक्म दिया है। तो कश्मीर में आज दोपहर से ही लॉकडाउन लगा दिया गया, जो पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। बिहार हुकूमत ने रियासत में मौजूदा कोविड पाबंदियों को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है और यूपी में तो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों को सख्त पाबंद किया है। दूसरी लहर की तबाहकारियों के बाद मरकज ने कोरोना गाइडलाइंस को किस तरह से अमलाया जाए रियासतों पर छोड़ दिया है और हर रियासत अपने लिहाज से कोरोना गाइडलाइन पर अमल करा रही है। सवाल यह है कि मरकज अब कोरोना को लेकर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? सब कुछ रियासतों पर छोड़ दिया गया है। तो आज कोरोना पाबंदियों के दो रुख पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका अपना अपना रुख। आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस तर्जुमान अतुल पाटिल और बीजेपी तर्जुमान वीरेंद्र बब्बर। आप दोनों का खैर मकदम है, स्वागत है सर। मुल्क में दूसरी लहर के बाद मरकजी सरकार यानी मोदी सरकार ने सीधे तौर पर स्टेट्स को कहा कि आप अपने अपने हिसाब से निपटिए कोरोना को लेकर के, हम सिर्फ वैक्सीन की जिम्मेदारी लेंगे। वैक्सीन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ठीक है, लेकिन 5 स्टेट में जैसे चुनाव आते हैं तो ऐसा लगता है वहां कोरोना है ही नहीं, इस तरह के हालात हैं। तो कोविड को लेकर सियासी तौर पर जिस तरह की चीजें हो रही हैं, बड़ा अजीब और गरीब मामला लगता है। स्टेट अपने अपने तौर पर अमला रही हैं, लेकिन इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन के बीच जिस तरह से यूपी में कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिली कि कोरोना जैसा कि वहां है ही नहीं। और जब सियासी पार्टियों को कहा जाए कि साहब कोरोना पर आप खुद अगर अमल नहीं करेंगे तो जनता कैसे, तो सीधे बात आती है ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन इसको देखे। तो सीधा सवाल बीजेपी से वीरेंद्र बब्बर जी, मरकज अब कोरोना को लेकर ऐसा लगता है कि इलेक्शन भी है, कोरोना भी है और अपना खुद का भी मामला है, सियासी मसला है और मफाद है, तो क्यों इस पर अब इतनी ढील दी जा रही है? देखिए जिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से इसके अंदर किसी प्रकार की ढील दी जा रही है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप केंद्र सरकार की बात करते हैं तो जब ये तीसरी लहर शुरू हुई, अगर आप पहली लहर दूसरी लहर पे चले जाते हैं जी, तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं किस प्रकार, किन परिस्थितियों के अंदर, अगर आप कल्पना कीजिए उस समय की, अगर हम पहली दौर के अंदर जाते हैं, जो पहला दौर था जी, जिस प्रकार से उस समय कोरोना फैल रहा था, एक महामारी का रूप ले लिया था, यहां तक कि विश्व शक्ति माने जाने वाले अमेरिका ने भी उस समय हाथ खड़े कर दिए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान आया था, आपको ध्यान में होगा कि अगर 2-3 लाख लोग भी मर जाते हैं और उसके बाद भी अगर हम कोरोना से बच जाते हैं तो हम समझेंगे कि हमने जंग जीत ली। ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी संवेदनाओं के साथ किस प्रकार से अपने देश को संभाला और कितनी जल्दी जी, आप देखिए दुनिया के अंदर भारत की जो स्थिति इससे पहले मानी जाती थी, कितनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण हुआ और वैक्सीन का निर्माण होने के बाद कितनी जल्दी उसको डिलीवर किया, लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों को लगाया गया जी। पहले चुनाव के अंदर जब पहली कोरोना की जब पहली वेव आई थी, जब दौर चला था कोरोना का, तो उन परिस्थितियों में जब वैक्सीन का निर्माण होने के बाद भी अनेक राजनीतिक पार्टियों ने उसके अंदर कई किस्म के अड़ंगे डाले। जब लॉकडाउन लगाने की बात आई तो कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। जब मोदी जी कहते थे थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिए जलाओ, तो ये राजनीतिक पार्टियां हमारा उपहास करती थी, मजाक उड़ाती थी, परंतु वास्तव में वो जनता को मोटिवेट करने का जो काम उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जिस प्रकार से पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया, सबने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा और मिलकर के हम इस लड़ाई से जीत करके बाहर आए। आज की अगर हम बात करते हैं
तो 18 लाख से ज्यादा अभी ये तीसरी लहर की जो परिस्थितियां जब सामने आ रही थी, जिन परिस्थितियों में आज देश खड़ा था, पहली परिस्थितियों से सबक लेते हुए केंद्र की सरकार ने राज्य सरकार का जो मैक्सिमम सहयोग हो सकता था या हो रहा है, लगातार आप जानते हैं पूरे देश के अंदर सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है जी। और इतना बड़ा ये अभियान जिस प्रकार से मोदी सरकार ने इसे संपूर्ण किया है, पूरी दुनिया में उसे सराहा गया है। ठीक है। 18 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड जो है केंद्र सरकार ने सावधानी बरतते हुए तीसरी लहर को देखते हुए पहले ही तैयार कर दिए थे। 5 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, 1,40,000 आईसीयू बेड, 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर, 90,000 बेड केवल बच्चों के लिए, 3,000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट, 160 करोड़ 165 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के साथ साथ वैक्सीन का काम तो बढ़िया किया है वीरेंद्र जी। वैक्सीन को लेकर तो सारी दुनिया मानती है कि चलिए हिंदुस्तान ने वैक्सीन के लिए ठीक किया है, अच्छा काम है, लेकिन मसला वहीं आता है कि कोविड की जो पाबंदियां हैं वो अब स्टेट के हवाले हो गई हैं। अब मैं सीधा रुख करूंगा अतुल जी का। अतुल पाटिल जी, जितनी बातें वीरेंद्र जी ने कही कि लगातार कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक मोदी सरकार पूरी पाबंद है इसको अमल करने के लिए और उस पर काम करने के लिए, जो जो बातें इन्होंने बताई हैं, कितना इत्तेफाक आप करते हैं इससे? अतुल जी। ऐसा है कि बुरा ना माने मेरे वीरेंद्र भाई, लेकिन मुझे दूसरा कोई लफ्ज सूझ नहीं रहा है जी। बेहयाई को भी कितने अच्छे से बताया जा सकता है, ये पूरा विश्लेषण वीरेंद्र भाई ने किया है। पहला लॉकडाउन जो किया था वो गलत नोटबंदी जीएसटी के बाद का तीसरा आघात था इस देश की अर्थव्यवस्था पे और इस देश के गरीब पे। तब भी राहुल जी ने कहा था, जो जो इंस्ट्रक्शंस राहुल जी ने दी थी मदद के तौर पर, क्योंकि देश एक बड़े संकट से गुजर रहा था और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते जो जो सलाह सुझाव दे सकते थे वो देने की कोशिश की। अगर हम उस वक्त फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, जो मजदूर है, तो जो तकलीफ इस देश के मजदूरों ने सही है, इस देश के नेशनल हाईवे पे आज भी खून के धब्बे हैं, इस देश के रेलवे के पटरियों पे आज भी वो रोटियों के टुकड़े, वो पैसे के टुकड़े और इंसानों के टुकड़े पड़े हुए जो इतिहास में लिखे जाएंगे। तभी कहा था कि ये लॉकडाउन जो है ये पूरी तरह इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। केंद्र सरकार अपने तरह निर्णय ले, राज्य सरकार अपने जरूरतों की तरह निर्णय ले और जिले में जिलाधीश जो है वो जिलाधीश उसके जरूरतों के अनुसार निर्णय ले। पहले लॉकडाउन में क्या हुआ, दूसरे लॉकडाउन में क्या हुआ, और दूसरी लहर में हमने मां गंगा जी में लाशों के ढेर बहते हुए देखे। हिंदू लोग जो है, जो पैसे नहीं होते लकड़ी में जलाने के लिए, इसलिए गंगा के किनारे लाशों को दफनाए हुए हमने देखा है। और ऑक्सीजन से जो हाहाकार हुआ है उसे देखा भी नहीं गया। हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक, म्यूकर माइकोसिस नाम के नए बीमारी से जो लोगों को जूझना पड़ा। अभी ये ऑक्सीजन की बात बता रहे, कितने सारे प्लांट तो आज भी लगे नहीं है। प्रेशराइज पीएसपी जो है और प्रेशराइज प्लांट जो होते हैं वो प्लांट के बारे में ये बात कर रहे हैं। आज हमारा नसीब अच्छा है कि वैक्सीन में इतना इन्होंने कम ज्यादा किया। हिंदुस्तान ने कई महामारियों की वैक्सीनेशन किया है। पोलियो का वैक्सीनेशन तो एक दिन में 8 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन हुआ है 2011 में जी। तो ये पोटेंशियल इस देश में है। वैक्सीन निजात कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में तो 50 में ही उसकी स्थापना हो गई थी, नेहरू जी के जमाने में ही। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, लेकिन उस तरह जिस तरह से उसे हैंडल करना चाहिए वो नहीं कर पाए। और आखिरी मुद्दा मेरा ये है कि ये 4-4 लाख जो मुआवजा देना, जैसे महाराष्ट्र में 50,000 मुआवजा जो है वो हम कोरोना में जो जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार को दे रहे हैं। ठीक, हमने ईमानदारी से सारी चीजें सामने रखी। केंद्र सरकार ने हर बात झुठलाई है। गुजरात ने 10,000 कही थी, आज 68-67 हजार से ज्यादा लोगों को वो बात कर रहे कि हुआ है, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा वहां लोगों की मौतें हुई है। ये सामने आया है शमशान घाट के रिकॉर्ड से। तो आज ये केंद्र सरकार जो मुंह मोड़ रही है, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, जिनसे प्यार करते थे उन्हें खोया है, दोस्तों को खोया है, उनको ये 4 लाख का मुआवजा इसलिए देना नहीं चाहते क्योंकि सही आंकड़ा सामने आ जाएगा, पूरी दुनिया में छीतू हो जाएगी क्योंकि आंकड़ा इतना बड़ा है। तो ये महामारी हुई है, अमेरिका भी जूझा है उससे, हमें भी जूझना पड़ा है, लेकिन हम हमारी आवाम से ईमानदार नहीं रहे, ये बात भी उतनी सच्चाई है। और देखिए राहुल जी ने जो जो बात कही थी वो सारी करनी पड़ी, लेकिन
ये जो सरकार है, अगर मनरेगा नहीं होती तो इससे भी बुरा हाल जो है हमारे देहात का होता। रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है वो लोगों को वहां जाके भूखा मरना पड़ता, लेकिन मनरेगा ने बहुत हद तक जो है हमें बचा लिया। लेकिन ये सरकार ने आज तक गरीब लोगों के जेब में पैसा डाला नहीं है। आज सबसे बड़ी अगर महामारी से बड़ी समस्या इस देश के सामने कोई होगी तो वो बेरोजगारी की है। लेकिन ये मसले ये जूझ रहे हैं किस चीज से? ये चुनाव से। इनके लिए चुनाव अहम है। दूसरी लहर में मद्रास हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आपके ऊपर 302 के गुना दाखिल करना चाहिए। इतनी लाशें हमने देखी, लेकिन इन्होंने अपनी सभाएं बंद नहीं की। रैलियां तो अतुल जी आपकी भी होंगी, इलेक्शन होगा तो सर क्या सिर्फ बीजेपी तो रैलीज नहीं करेंगी ना? नहीं, जिलानी भाई पहले वेस्ट बंगाल में और पूरे 5 राज्यों के चुनाव में रैलियां बंद करने वाले राहुल जी थे। आज भी यूपी में सबसे पहले रैलियां और जो मैराथन थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो सारा रद्द अगर किसी ने किया है तो प्रियंका जी ने किया है। तो ये जो एक मरकज की बात करते हैं आप, केंद्र सरकार जो हमारी है, इसका एक रवैया जो है वो दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। ये कहां मानते हैं किसी चीज को? इनको इंसानी जीवन का कोई महत्व नहीं है और ये सारी चीजें दिखती है सामने, और इसका खामियाजा पूरी देश की आम जनता, आम आवाम ने भुगता है। आर्थिक तौर पर भुगता है, सामाजिक तौर पर भुगता है, और व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को भुगतना पड़ा है, अपने परिजनों को खोना पड़ा है। ठीक, ये सच्चाई है। ठीक, वीरेंद्र जी, जिस तरह से दूसरी लहर के हालात पूरे देश के सामने आए थे, सीधे तौर पर अतुल जी का यही कहना है कि उन हालात के बाद मोदी सरकार भाग रही है कोरोना के इन मामलात को लेकर और जो जिम्मेदारी है उसको लेकर, ताकि फिर आगे जाके गले में ना फंस जाए फंदा, क्योंकि लोगों को मुआवजा देने का मामला है, लोगों की सेहत की हिफाजत का मामला है वीरेंद्र जी, इसलिए स्टेट्स को दे दिया गया कि आप जानिए। देखिए जिलानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो अतुल भाई साहब से कहना चाहूंगा कि मेरे को आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी जी, क्योंकि जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उस पार्टी के अंदर ये सिस्टम है, अच्छा अच्छा मेरा, बुरा बुरा तेरा। जो अच्छा किया वो मैंने किया, जो बुरा किया वो बाकी। पहली लहर से लेकर आज तक की अगर आप बात करें तो मैं ध्यान रखूंगा, वैक्सीन बनी थी उस लगाएंगे। अरे भाई 9 महीने में तो ट्रायल होता है, 9 महीने ट्रायल के बाद वैक्सीन लगनी शुरू होती है। इतनी जल्दी कैसे वैक्सीन बन जाएगी? आपने कैसे वैक्सीन बना ली? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? और आप देखिए मोदी जी की सरकार ने 9 महीने के अंदर वैक्सीन बना के लगवानी भी शुरू कर दी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, जी वीरेंद्र जी को आप जी आप सुन रहे हैं ना मेरे? हाँ, आ रही, आवाज आ रही, बताइए। जिन परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, अभी बात कर रहे थे मेरे भाई आदरणीय यूपी की बात कर रहे थे, उसके पहले वेस्ट बंगाल के चुनाव की बात कर रहे थे जी। वेस्ट बंगाल में तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ममता जी ने कहा कि आप कंपेनिंग मत कीजिए। ममता जी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठियां लिखी कि अगर आप यहाँ कंपेनिंग करेंगे तो मोदी जी जीत जाएंगे, तो इसलिए आप कंपेनिंग मत कीजिए। इन्होंने कंपेनिंग बंद कर दी। अभी यूपी की बात करते हैं, लड़की हो लड़ सकती हूँ, मैराथन हुआ, वहां मैराथन में जब लड़कियां एक दूसरे के नीचे दब गई, कितनी लड़कियां घायल हो गई, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई जवाब देने के लिए इनके पास सवाल का जवाब नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उसके अंदर रोक लगाने की बात की। और जो ये परिस्थितियां हैं, हैरानगी की बात है, देखने वाली बात यह है 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1.5 साल तक मुफ्त राशन देने वाली मोदी सरकार के सामने ये उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किया क्या? मनरेगा था तो हमने संभाल लिया। अभी पोलियो की बात कर रहे थे, पोलियो का इंजेक्शन लेने के लिए हमारे देश की स्वास्थ्य मंत्री को जाकर के हाथ जोड़ के मांग के भिखारी की तरह वो पोलियो का इंजेक्शन लेके आना पड़ा था। और कितने उस समय तक हमारे देश के बच्चे, कितने हमारे देश के अंदर उन पोलियो से ग्रस्त हो चुके थे। वो जो पोलियो का भी इलाज किया था, ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो भी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया कार्य था। कहने का मतलब ये है, जब राष्ट्रीय आपदा आती है, आपदा के अंदर इस प्रकार से अवसर निकालना अच्छी बात नहीं होती है। मेरा तो केवल ये कहना है, जो परिस्थितियां थी, जो हालात थे, 2.25 साल के अंदर किस प्रकार से इस देश को मोदी जी ने संभाला, चाहे वो पहली लहर आई हो, चाहे वो दूसरी लहर आई हो, चाहे वो तीसरी लहर आई हो। अभी ये मेरे भाई आदरणीय माथे पे हाथ मार रहे थे, इनको वो हाथ भूल गए राहुल गांधी जी का, जो 2000 लेने के लिए नोटबंदी के टाइम पे कुर्ते में से निकाल के घुमा रहे थे बाहर कि भाई देखो मेरे पास 2000 रुपया नहीं है,
हजारों करोड़ के मालिक किस प्रकार से नौटंकी करते हैं, नहीं ठीक और है, इस प्रकार से बातें नहीं, ठीक हाथ है। मारते हैं। मोदी जी ने बात पहली का लहर नहीं से लगा। दूसरी लहर तक सब कुछ संभाला। सवाल यहीं पर यही आ रहा है, इल्जाम यही आ रहा है कि अब क्यों हाथ उठा लिए गए हैं। अब स्टेट्स को कहा कि आप अपने हिसाब से निपटिए कोरोना से और जनता से। कौन कहता है, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, कौन कहता है हाथ उठा लिए हैं? आज भी पूरे देश को संभाला जा रहा है। जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर। नहीं आ रही आपकी आवाज क्लियर जी। आज भी जिस प्रकार से जिन परिस्थितियों में आप देखिए 170 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंजेक्शन लग गया, जी। बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई। पहले 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगना शुरू हो गया, उसके बाद 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी शुरू कर दिया। जी। राज्य सरकारों को पूरी तरह से सहयोग समर्थन पूरी तरह से मिल रहा है, और जो काम राज्य सरकारों का है, अगर ठीक है, वो अपनी नहीं वीरेंद्र जी, जिम्मेदारी एक चीज है देखिए, 3,47,000 से ज्यादा मामले आ जाते हैं आज, ठीक है। एक मामले लगातार जिस तेजी से बढ़े हैं, तो क्या मरकज एक इनिशिएटिव लेते हुए ये ऐलान नहीं कर सकती कि भाई चलिए इस हफ्ते हम पूरा लॉकडाउन रखते हैं या 2 दिन का रखते हैं, पूरे मुल्क में इस तरह से कर दें। अब हो ये रहा है कि हर स्टेट अपनी मर्जी से काम कर रही है और हर स्टेट में अपने अपने मफादात हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं। नहीं जिलानी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको इसके अंदर जी एक बात आपके साथ मैं साझा जरूर करना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान बताएं। के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राज्यों के विशेष अधिकार हैं। जिस समय कोरोना फैला था उस समय भी राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां जी। थी। कई राज्यों से मांग आई कि हम दवाई का खुद खरीदना चाहते हैं, दवा को खुद खरीदना चाहते हैं। कुछ राज्यों ने कहा कि हमारे यहाँ लॉकडाउन की परिस्थितियां नहीं है। राज्य को किस प्रकार से चलना है ये राज्य की लोकल जो सरकार है वो तय करती है। अगर आप केंद्र जो है जबरदस्ती वहां लॉकडाउन लगाने का प्रयास करे या राज्य सरकार को ओवररूल नहीं, करने का कोशिश जैसे करे, पीएम हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं सीएम से हर स्टेट के, तो क्या उनसे क्यों बातचीत नहीं हुई, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि केस तो लगातार बढ़ रहे हैं। एक चीज और बता दूंगा, यूपी में अब देखिए केसेस के मामले में इलेक्शन कमीशन ने भी सख्ती बरती, वहीं पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए मकामी जो इंतजामिया है वो एक मजहबी जुलूस निकाल रहा है। इलाहाबाद इंतजामिया की तरफ से कोरोना गाइडलाइन की खुलकर खिलाफ वर्जी हो रही है इलाहाबाद में। तो आप ये तस्वीरें देखिए, स्क्रीन पर दिख रही हैं, सैकड़ों लोग जुलूस में शरीक हैं और मास्क का अता पता नहीं है, और बीजेपी के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, मेयर हैं अभिलाषा गुप्ता। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। क्यों पार्टियां खुद क्यों पाबंदी नहीं करती, फिर लोगों से कैसे पाबंद कराया जाए कोरोना को लेकर? देखिए, अगर आपने देखा होगा अभी जब से उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियों पर रोक लगी, वर्चुअल चुनाव अभियान की बात रही, वर्चुअल चुनाव प्रचार की बात चली, उसके बाद किस प्रकार से अनेक राजनीतिक पार्टियों ने उनका उल्लंघन किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उल्लंघन करना ठीक है, और जहां तक बात है ये धार्मिक भावनाओं की, तो कहीं ना कहीं संबंधित विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए, और रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, कोरोना ना फैले अतुल जी। इसके लिए जितनी भी अतुल जी, नहीं, ये संबंधित विभाग यानी ट्रम्प है क्या? हाँ, आपकी मेयर वहां पे शामिल होती है तो क्या ट्रम्प आके बंद करेगा? सबसे अहम बात यह है जिलानी भाई, आज ये जो कंफ्यूजन बढ़ा है वो 2 वजह से बढ़ा है जी। पहले वैक्सीन की जिम्मेदारी स्टेट्स पे डाल दी और कहा गया आप वैक्सीन खरीदो। हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में नहीं, लेकिन फिर मोदी सरकार ने किया है ना इंतजाम, वो हो गया। एक मिनट जिलानी नहीं, भाई, वो हो गया। जिलानी भाई, मोदी सरकार ने इस पर काम किया है, इसको तो कम से कम मानना पड़ेगा आपको। मुझे बोलने दीजिए जी, मेरा पक्ष रखने दीजिए जी बिल्कुल रखिए, बिल्कुल। ऐसा है कि पहले उन्होंने कहा कि आप खरीदिए, वैक्सीन मैं नहीं दूंगा जी। फिर कहा 50-50, फिर जब स्टेट गवर्नमेंट कंपनियों से अप्रोच हुई तो कंपनी ने कहा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी हम आपको बेचेंगे नहीं। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। ठीक। फिर जो वैक्सीन लगी उस पर भी फोटो, हिंदुस्तान में कई समस्याओं से आज तक हमने सामना किया है। नहीं, अब देखिए ऐसी छोटी चीजों पर आप फोटो क्यों लगी क्यों नहीं लगी इस पर तो मत कीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर लग जाती है तो बुराई क्या है? नहीं, ऐसा है जिलानी भाई, आप डिफेंड कीजिए। ये तो इसे ये नहीं, मैं डिफेंड की बात नहीं कर रहा हूं, आप ऐसी छोटी छोटी चीजों के बजाय आप जनता के बारे में सोचे ना। देखिए, बीजेपी इसलिए उंगली उठाती है कांग्रेस पर कि आप जनता पर कम और पीएम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरी बात सुनिए, हम जनता के ही मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ठीक है, ये बता रहे राम राज्य की अगर बात करते हो तो राम राज्य कर्तव्य परायण नहीं है, राम राज्य कर्तव्य से भरा हुआ है। प्रजाहित अध्यक्ष राम राजा थे।
ठीक। उसके विपरीत ही सारा काम होता है यहाँ पर, ये बताना जनता को जरूरी जी। है। और सबसे अहम बात, हम लोग आज जूझ रहे हैं हर चीज से। ठीक। आम आदमी जो है मर रहा है, इसलिए मर रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है, जो पूरे दुनिया में सब देशों ने की है जी। और जब राहुल जी ने बताया इन्हें कि 10-10 हजार रुपए अभी दो और 7,500 रुपए महीने का दो, इन्होंने सुना नहीं। आज देश में 8% से ज्यादा बेरोजगारी का दर है, जो 70 साल से सबसे बड़ा है। कोविड के पहले तो 45 साल से ज्यादा बड़ा था। दूसरी बात, हमने जब 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था, इन लोगों ने 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। और सबसे अहम बात जिलानी भाई जी, जिन लोगों की तनख्वाह 25,000 30,000 रुपया है, उनके जॉब्स इतने बड़े पैमाने पे गए हैं, आज वो लोग ना तो अपने फ्लैट का किस्त भर सकते, ना अपने टू व्हीलर का किस्त भर सकते, और ना ही लाइन में खड़ा होके कहीं अन्नदान हो रहा तो वहां से अन्न ले सकते हैं। ये परिस्थितियां क्यों आई? क्योंकि मिसमैनेजमेंट हुआ। जब राहुल जी का नहीं सुना, उन्होंने राजीव बजाज को लाया, उन्होंने अभिजीत बैनर्जी को लाया जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, पुअर इकोनॉमिक्स जो हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, उन्होंने ठीक है, और बहुत सारे ठीक है। तज्ञ लोग जो थे उनको सामने लाकर इस सरकार को समझाने की कोशिश की। आज ये दो रुख और आज ये जो मेस हुआ है, आज जो मेस हुआ है, ये तो आप समझ लीजिए कि हम लोग लास्ट लेग में है शायद, या फोर्थ वेव आएगी, लेकिन वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। कहीं ना कहीं सर्दी खांसी में, बुखार में ये सेटल हो जाएगी। तो ठीक है कि महामारी ये इसी के साथ खत्म हो जाए। वीरेंद्र जी, आपने अतुल जी को तफसील से सुना। हेलो जी अतुल, वीरेंद्र सिंह। जी जी हेलो हेलो वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मिसमैनेजमेंट की वजह से यह दुर्दशा हुई है, कोविड को सही पाबंदी से अमल नहीं करा गया, उसकी जो प्रोटोकॉल है उसका मिसबिहेव हुआ है उसके साथ। वीरेंद्र जी, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बताइए जरा एक बार। जी, अतुल जी का कहना है कि कोविड के मामले में मोदी सरकार का मिसमैनेजमेंट, जिसका भुगतान पूरा देश भुगता है, और अभी भी कोविड प्रोटोकॉल जो है सही से लागू नहीं कर पाया जा रहा है। देखिए, मैंने एक बात आपको पहले भी कही थी जिलानी साहब जी, कि जो हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को समझिए। जी, अनेक अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। अभी मेरे भाई आदरणीय जब पहले बात कर रहे थे अतुल जी, तो मैं सुन रहा था कि नहीं, वीरेंद्र जी को सुन लीजिए। अतुल जी, आपने बहुत तफसील से बात की। वीरेंद्र जी, अपनी बात रखिए। देखो अतुल जी, मैं तो आपको सुन ही नहीं पाया था। अगर आपको ठीक लगे तो आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया आपको। ठीक है, आपकी ठीक है वीरेंद्र जी, वक्त कम है, आप अपनी बात रख लीजिए प्लीज। तो मेरा तो सर ये कहना है, जितनी खूबसूरती के साथ, जितनी संवेदनाओं के साथ, जितनी सद्भावनाओं के साथ मोदी जी की सरकार ने इस देश में कोरोना जैसे महामारी को फेस किया है, जिस प्रकार से देशवासियों को एक मानसिक सपोर्ट दिया है कि आपका प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश, हम सब इकट्ठे हैं, मिलकर के इस लड़ाई से लड़ रहे हैं और लड़े और कामयाबी मिली। मेरे को तो हैरानगी की बात होती है, राजनीति करनी अवश्य करनी चाहिए, पर इस प्रकार की आपदाओं के समय मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने बताया, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 साल तक मुफ्त राशन देना, जितने भी प्रवासी लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे उनको उनके राज्य तक पहुंचाना। प्रोटोकॉल जो है कोरोना का, जो पाबंदियां हैं, वो अब कम से कम सख्ती से अमलाया जाए, इसमें सबका योगदान की अब जरूरत है। क्या कहते हैं? निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से जिलानी साहब बिल्कुल सहमत हूं। मैंने क्या कहा, जैसे जहां कहीं कमियां हैं उनको ठीक करना चाहिए। जी, निश्चित रूप से अतुल जी, बजाय इल्जाम, जवाबी इल्जाम के, अपोजिशन पार्टी हो या फिर मोदी सरकार के साथ क्यों ताउन नहीं किया जाए? और इसको फिलहाल हम कोरोना से लड़ रहे हैं ना, आपस में तो लड़ते रहेंगे, बहुत टाइम है, अभी इलेक्शन भी लड़ना है। जिलानी भाई जी, जब मजदूर पहुंच रहे थे और सरकार ने ट्रेनें देने से मना कर दिया था, तब मैडम सोनिया जी ने सबसे पहले कांग्रेसी लोगों को कलेक्शन करके कांग्रेस ने अपने तरफ से पहले ट्रेन छोड़ी थी। पहले ट्रेन अतुल जी एक चीज है, अब देखिए 5 स्टेट में इलेक्शन है, आप भी लड़ेंगे, बीजेपी भी लड़ेगी, सारी पार्टियां लड़ेंगी। जिलानी भाई, अभी लोगों की जान बचाने के लिए, कोविड प्रोटोकॉल के लिए बहसियत अपोजिशन आपका रोल क्या होगा? लास्ट कमेंट। हमारा रोल बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव रहा है। हमने हर वक्त, इन्होंने कहा, राहुल जी जब 5 राज्यों के चुनाव थे वेस्ट बंगाल में भी, तो बिना मास्क के कभी गए नहीं। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था लोगों के लिए कि मास्क पहनना ये जरूरी है। अभी प्रियंका जी ने भी वही किया, उन्होंने भी वापस जो है वो अपनी रैलियां सबसे पहले बंद करने वाली वो थी। तो सारा सरकार जो है
ठीक। सारा सपोर्ट जो है वो तो विपक्ष की तरफ से हर वक्त मिल रहा है। मैं वही बता रहा था, इन्हें लग रहा है हम अपोज कर रहे हैं, चलिए, सपोर्ट ठीक। कर रहे हैं, लेकिन ठीक। इन्हें जो है ये बहरहाल आगे 5 रियासतों में चुनाव हैं, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल सियासी पार्टियां इस पर कितना अमल करेंगी, लोगों की जान की कितनी हिफाजत होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अतुल जी और वीरेंद्र जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। दो रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।